बेंगलुरु की सड़कों पर उस दिन सिर्फ एक आदमी नहीं मरा, उस दिन हमारी इंसानियत, सिस्टम की संवेदनशीलता और स्वास्थ्य व्यवस्था की आत्मा ने दम तोड़ दिया। यह कोई सामान्य सड़क हादसा नहीं था, यह एक ऐसा सिस्टम फेलियर था जिसने एक परिवार से उसका सहारा, दो मासूम बच्चों से उनका पिता और एक मां से उसका बेटा छीन लिया। सीसीटीवी कैमरों में कैद वो दृश्य आज भी आंखें नम कर देता है। सड़क पर बेसुध पड़ा एक शख्स, उसके पास खड़ी उसकी पत्नी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर हर गुजरती गाड़ी से मदद की भीख मांगती हुई। लेकिन बेंगलुरु की व्यस्त सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां रुकी ही नहीं, लोग नहीं रुके, किसी का दिल नहीं पसीजा। मानवता ट्रैफिक में फंसी रही और एक जिंदगी खत्म हो गई। महिला ने बताया कि उसके पति को सीने में तेज दर्द हुआ था। दोनों सबसे पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं थे। अगर अस्पताल मिला तो वहां पर कहा गया कि स्ट्रोक आया है और किसी दूसरे अस्पताल में ले जाना होगा। इसी बीच हर मिनट कीमती था, हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई थी। लेकिन जब एम्बुलेंस के लिए कॉल किया गया तो कहीं से साफ जवाब नहीं मिला। कोई मदद नहीं, कोई तत्परता नहीं, बस सिस्टम की बेरुखी। मजबूरी में पति पत्नी बाइक से अस्पताल की ओर निकले। रास्ते में हादसा हुआ और पति सड़क पर गिर गया। यहीं से शुरू होती है उस दर्दनाक कहानी की सबसे भयावह तस्वीर। पत्नी चीखती रही, रोती रही, हाथ जोड़ती रही, कृपया मदद कर दीजिए। लेकिन कोई नहीं रुका, कोई नहीं सिवाय एक कैब ड्राइवर के, जो कई मिनट बाद रुका। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस पल के बाद जो बचा वो सिर्फ टूटे हुए लोग थे। एक पत्नी जो अपने पति को बचा नहीं पाई, दो बच्चे जिन्हें शायद अब पिता का चेहरा भी ठीक से याद नहीं रहा होगा, और एक मां जिसके लिए शब्द भी खत्म हो चुका है। मृतक की मां का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता क्या हुआ और क्या कहूं। मेरा बेटा चला गया, मेरी बहू के साथ दो बच्चे रह गए हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। सरकार को हेल्थ इमरजेंसी समझनी चाहिए। यह सवाल सिर्फ एक मां का नहीं है, यह पूरे देश का सवाल है। क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी कमजोर है कि डॉक्टर ड्यूटी पर ना हो? क्या एम्बुलेंस सिस्टम इतना लाचार है कि इमरजेंसी कॉल का जवाब ही ना दे पाए? और क्या समाज इतना संवेदनहीन हो चुका है कि सड़क पर मरते इंसान के लिए भी ना रुके? सबसे ज्यादा झंझोड़ देने वाली बात तो यह है कि अपार दुख के बीच भी उस परिवार ने इंसानियत नहीं छोड़ी। मृतक की पत्नी ने अपने पति की आंखें दान कर दी। उन्होंने कहा कि इंसानियत फेल हो गई, लेकिन हमने अपना फर्ज निभाया। जिस समाज ने उसकी मदद नहीं की, उसी समाज को उन्होंने रोशनी देने का फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला है जो सिस्टम के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। आज उस घर में सिर्फ सन्नाटा है। 5 साल का बेटा, 18 महीने की बेटी और एक टूटी हुई पत्नी और एक बेसहारा मां। सवाल यह नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, सवाल यह है कि हादसे के बाद भी इंसान क्यों मरने दिया गया। अगर समय पर डॉक्टर मिल जाता, अगर एम्बुलेंस पहुंच जाती, अगर सड़क पर खड़ा कोई एक इंसान भी मदद कर देता तो शायद कहानी अलग होती। यह खबर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह खबर झंझोड़ने के लिए है। यह सिस्टम से पूछने के लिए है, आप कब जागेंगे? यह समाज से सवाल करने के लिए है, आप कब इंसान बनेंगे? बेंगलुरु की उस सड़क पर एक आदमी नहीं मरा, वहां हमारी सामूहिक संवेदनहीनता की लाश गिरी थी। और जब तक यह सिस्टम नहीं सुधरेगा, जब तक लोग नहीं रुकेंगे, तब तक ऐसी खबरें आती रहेंगी और हम हर बात सिर्फ अफसोस ही जताते रह जाएंगे। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर रेखा गुप्ता की सरकार ने बुधवार को 2 अहम फैसले लिए हैं। इन दोनों फैसलों के तहत गुरुवार से दिल्ली के सभी सरकारी निजी कार्यालय में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य है। दिल्ली सरकार में श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि दिल्ली में गुरुवार से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू करना अनिवार्य है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि जीआरपीएस प्रतिबंधों के तहत निर्माण गतिविधियों के रुकने से रोजगार गंवाने वाले पंजीकृत और वेरीफाइड श्रमिकों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह योजना जीआरएपी तृतीय के क्रियान्वयन के 16 दिनों के दौरान प्रभावित श्रमिकों पर लागू हो जाएगी और जीआरपीसी चतुर्थ अवधि में भी विस्तारित रहेगी। मंत्री कपिल मिश्रा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वर्क फ्रॉम होम वाला नियम अस्पतालों, अग्निशमन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसी सहित आवश्यक सेवाएं वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को विशेषज्ञ समिति ने ग्रेप 4 की पाबंदियों के बीच दिल्ली एनसीआर में निजी और आपको बता दें कि सरकारी कार्यालयों में 50% वर्क फ्रॉम होम की निर्देश जारी किए हैं। इसी के चलते दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सभी निजी और सरकारी कार्यालयों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया। साथ ही उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कह दी। बता दें कि किसी भी शहर में AQI 400 के पार जाने पर वर्क फ्रॉम होम की नौबत आती है।
दिल्ली सरकार द्वारा 50% वर्क फ्रॉम होम करने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि अगर दिल्ली में नियम लागू किया गया है तो फिर एनसीआर के जिलों में अनिवार्य क्यों नहीं हुआ। बताया यह गया है कि हवा के चलते प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम है, जिस वजह से एनसीआर के कई जिलों में AQI 400 के नीचे दर्ज है। माना जा रहा है कि अगर यहां पर AQI 400 के ऊपर जाता है तो 50% वर्क फ्रॉम होम फिलहाल नोएडा में भी लागू हो जाएगा। नोएडा की खराब हो रही वायु गुणवत्ता को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने भी प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक कार्य योजना लागू की। इसका केंद्र बिंदु इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड मोबिलिटी को बढ़ावा देना, EV इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना, खासकर IT और शैक्षणिक क्षेत्रों में रोजगार होने वाली वाहनों की आवाजाही को कम करना। प्राधिकरण का दावा है कि पहले अपने घर को दुरुस्त करना होगा, फिर पूरे वाहन बेड़े को स्वच्छ विकल्पों में बदलकर अन्य संस्थानों के लिए मिसाल पेश करनी होगी। ये बातें मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण CEO डॉक्टर लोकेश M ने कही। उन्होंने कहा कि योजना के तहत नोएडा प्राधिकरण के सभी कार्यालयों के वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। CNG BS6 मानक वाले वाहनों में उनको बदला जाएगा। दिन भर सड़कों पर चलने वाले वाहनों से होने वाले टेप पाइप उत्सर्जन की कमी आएगी। स्थानीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार भी देखने को मिलेगा। दिल्ली में ग्रैब 3 जब लगा था तो 16 दिन के लिए ग्रैब 3 दिल्ली में लगा था। 16 दिन सभी कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली में बंद था। अब ग्रैब 4 लगा हुआ है। ग्रैब 3 के दौरान जो कंस्ट्रक्शन का काम बंद था उससे दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण मजदूर प्रभावित हुए थे। खासतौर पे जो लोग दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं, जिनको रोज का काम का पैसा मिलता है, उनकी आमदनी बंद हुई थी। मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट ने, श्रम मंत्रालय ने, श्रम विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी रजिस्टर्ड वेरीफाइड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, निर्माण मजदूर हैं, ग्रैब 3 का कंपनसेशन 10,000 रुपए सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। ये ग्रैब 4 के लिए भी, जब ग्रैब 4 समाप्त होगा, ग्रैब 4 के दिनों को भी हम काउंट करेंगे और ग्रैब 4 का भी कंपनसेशन हम सभी रजिस्टर्ड वेरीफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में भेजेंगे। तो 10,000 रुपए दिल्ली के हर निर्माण मजदूर जो रजिस्टर्ड है और वेरीफाइड है, उन सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा सीधे उनके खातों में DBT करके 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। यह निर्णय लिया गया है। दूसरा निर्णय जो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है, श्रम विभाग के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जो हमारा कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का दिल्ली के अंदर, उसने कुछ गाइडलाइन जारी की थी और बाद में हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने, पर्यावरण विभाग ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की थी। आज श्रम मंत्रालय ये निर्देश जारी कर रहा है सभी प्रतिष्ठानों के लिए, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। ये हम लोग कल से लागू करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो भी सरकारी हो या प्राइवेट हो, बिजनेस हैं, ऑफिसेस हैं, सभी को मैक्सिमम केवल 50% आपकी फिजिकल अटेंडेंस ये आप रखें और बाकी 50% लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम ये कल से तुरंत लागू करें। इसके लिए हम लोग आज श्रम विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है और डायरेक्शंस जारी की जा रही हैं। इसमें हम लोग कुछ सेक्टर को एक्सेप्शन कर रहे हैं, कुछ सेक्टर को छूट दे रहे हैं, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर के जो सेक्टर है, हॉस्पिटल के ऊपर ये लागू नहीं होगा, फायर सर्विसेज के ऊपर ये लागू नहीं होगा, प्रिजन्स जो जेल प्रशासन है उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये लागू नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और सैनिटेशन इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, इससे रिलेटेड म्यूनिसिपल सर्विसेज के ऊपर लागू नहीं होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर और फॉरेस्ट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, जो भी ऐसे विभाग हैं जो कि एयर पॉल्यूशन से टैकल करने का काम कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन को ठीक करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। बाकी सभी के ऊपर, दिल्ली के सभी प्रतिष्ठानों के ऊपर, सरकारी और गैर सरकारी, सबके ऊपर ये लागू किया जाएगा कि आपको मैक्सिमम 50% फिजिकल अटेंडेंस अपने ऑफिसों में देनी है, अपने कार्यालयों में देनी है और बाकी 50% लोगों को आपको वर्क फ्रॉम होम देना है। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये ऑल प्राइवेट ऑफिसेस फंक्शनिंग विद इन एनसीटी दिल्ली shall operate not more than 50% staff capacity attending the workplace. The remaining staff shall mandatory work from home. ये लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी गाइडलाइन है और इसमें ये भी हम उनको अपील भी हम साथ में कर रहे हैं 50% मैंडेटरी करने के साथ साथ कि आप वर्किंग आवर को फ्लेक्सिबल कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप पूरे स्टाफ को एक ही पर्टिकुलर टाइम पे बुला के एक ही पर्टिकुलर
टाइम पर वापस भेजने का काम करें। इसको थोड़ा डिवाइड कीजिए। अगर कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को आप 10 बजे बुला रहे हैं तो बाकी को 12 बजे बुलाएं, और इसी प्रकार से जाने का टाइम भी आप लोग चेंज करें। और वर्क फ्रॉम होम के जो नॉर्म्स हैं इनको पूरी तरह से सख्ती के साथ लागू करें, और कोशिश करें कि जितना ज्यादा कम गाड़ियों का इस्तेमाल हो, कार पूलिंग की जाए। अपने ऑफिस के स्टाफ को मोटिवेट करें, प्रमोट करें, और जरूरत हो तो इस प्रकार की नीतियां बनाएं कि अगर सभी लोग एक ही जगह से एक ही डेस्टिनेशन में आ रहे हैं तो आपस में कार पूलिंग करके आए। इस प्रकार की भी गाइडलाइन हम जारी कर रहे हैं। इसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हमारा ये जो आज की गाइडलाइन है, इसको अगर पालन नहीं किया जाएगा, इसकी नॉन कंप्लायंस होगी, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 15 और 16 के अंतर्गत इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये दो बड़े निर्णय हम लोगों ने किए हैं। पहला निर्णय, सभी निर्माण मजदूरों के खाते में 10,000 रुपए, और दूसरा निर्णय, आवश्यक एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सबको मैंडेटरी 50% मैक्सिमम अटेंडेंस और बाकी वर्क फ्रॉम होम। ये गाइडलाइन आज श्रम मंत्रालय के द्वारा। विपक्ष द्वारा लोकसभा में जारी हंगामे के बीच बुधवार को लोकसभा से विकसित भारत जी राम जी और पुराने कानूनों को निरस्त करने वाला बिल मंजूर हो गया। इससे पहले मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में विदेश प्रत्यक्ष निवेश को 100% तक बढ़ाने के प्रावधान वाला विधेयक पेश किया था। साथ ही विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 भी लोकसभा में पेश किया गया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर संसद में चर्चा शुरू हुई। सरकार ने इस बिल पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल पर गंभीर आपत्ति जताते हुए इसे राज्यों के अधिकारों और महात्मा गांधी के सम्मान से जुड़े मुद्दों को बताया। विपक्ष का आरोप यह है कि यह बिल सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए योजना की मूल संरचना में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। मनरेगा विवाद पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा, हमने सबसे गरीब लोगों का साथ दिया और सरकार सब कुछ बर्बाद कर रही है। उन्होंने ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी है, जबकि उन्हें लाखों करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ेगा। नाम बदलने से वे क्या साबित करना चाहते हैं? सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो गरीबों का रोजगार छीन रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने जी राम जी बिल पर कहा कि बीजेपी के अंदर भी लोग इससे परेशान हैं। एनडीए में भी लोग परेशान हैं। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 90-10% का अनुपात था, जिसे बदलकर 60 से 40% कर दिया गया है। आपने इसके सभी अधिकार आधारित दृष्टिकोण को पूरी तरीके से खारिज किया। जाहिर है, किसी के नाम में राम होने से किसी भी चीज का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। उनकी तरफ से इस बात का भी जिक्र फिलहाल यहां पर किया गया है। सरकार को इस तरीके की सलाह कौन दे रहा है? एक ऐसी योजना जिसने इस देश को सुरक्षा कवच दिया था। इस योजना को और मजबूत करने के बजाय आप इसकी आत्मा को ही खत्म कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक को लेकर सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो जवाहर योजना का नाम बदला था, तो क्या कांग्रेस जवाहर लाल का सम्मान नहीं करती? शिवराज ने कहा कि हमें बापू को सम्मान हम करते हैं, बापू हमारे दिलों में बसते हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। पता नहीं क्यों जी नाम से ये भड़क गए। महात्मा गांधी भी राम को उनका सम्मान करते थे, उनके तो अंतिम शब्द में भी राम थे। को उन सब जनों से प्रॉब्लम है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी होगी और देश में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। उनकी छवि धूमिल करना, 70 साल के इतिहास की बातें करना, कोई इनसे पूछे कि मनरेगा को चलते मनरेगा के बारे में क्या नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था, वो 2025 में सत्य होता हुआ दिख रहा है कि आप सिर्फ नाम ही नहीं बदल रहे हैं, ऐसे उसमें कानून में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं जो गरीब विरोधी है, जो रोजगार विरोधी है। और अब सरकार राज्यों पे ये जिम्मेदारी देकर, फंड डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी देकर ये इसको पूरे एक्ट को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए, ये देश महात्मा गांधी जी के उसूलों पर चलता है। आज उनके नाम को हटाया जा रहा है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश कभी सावरकर का नहीं होगा, ये महात्मा गांधी का था और उन्हीं का रहेगा। और उनका नाम हटाकर जो टैक्स पेयर का मनी जो वेस्ट करने का प्रयास ये सरकार कर रही है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है और हम लोग इसके खिलाफ हैं। हर जगह नाम जो है वो इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और कोई, उनके बगैर वो किसी का नाम चाहते ही नहीं है। उनका तो ये है। और अभी कोई बात ऐसी हुई नहीं है। अभी प्रदर्शन करने के लिए पार्लियामेंट इसी तरीके से वो यहां बंधक बना के रखते हैं, जहां लोगों का काम होना है वो नहीं होने देना। लेकिन उनको सिर्फ ये है भी हमारे गांधी नाम जो है, चाहे वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चाहे वो इंदिरा गांधी, चाहे वो संजय गांधी, चाहे वो राजीव गांधी, वो ही रहना चाहिए। बाकी किसी की उनको
परवाह नहीं है, ना उनको बापू की परवाह है, ना उन्हें और किसी की परवाह है। तो इसलिए उनका तो ये खुद की लड़ाई है, तो वो लड़ाई पार्टी तो अब रही नहीं है, एक परिवार रह चुका है, तो उसकी लड़ाई वो लड़ेंगे, वो उनकी निजी तकलीफ है। और जहां तक मनरेगा की बात है, जहां तक बापू की बात है, बापू हर का है, अकेले इनका नहीं है, सबका है बापू। देखिए, कभी जवाहर रोजगार योजना होती थी, कभी मनरेगा हुई, कभी अभी उसमें विकसित भारत का जी राम जी। तो राम जी के प्रति तो महात्मा गांधी जी का भी कितना वो था, आप लोग जानते हैं। वो तो हे राम बोलते थे, राम राम बोलते थे हमेशा, रघुपति राघव राजा राम। तो मेरा मानना ये है कि कांग्रेसियों का जो प्रलाप है और विलाप है वो अनैतिक है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मनरेगा में रिफॉर्म्स किए गए हैं। अब बीबी राम जी जो पहचान बनी है मनरेगा के, उसमें आपने देखा है कि 100 दिनों के स्थान पर अब 125 दिन का लोगों को काम मिलेगा, मजदूरों को, श्रमिकों को। दूसरा, किसान पीड़ित रहता था जब किसान की खेती होती थी, तो खेती के समय पर मजदूर मिलना बड़ा मुश्किल होते थे, तो उन दोनों वो उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। तो अनेक सारे रिफॉर्म्स हैं, समय समय पर करने होते हैं। अलग अलग सेक्टर्स में क्या कमियां और कैसे अच्छा किया जा सकता है, तो और अच्छा किया गया है बीबी राम जी जो हमारा नया विधेयक है। ये जो जी राम जी ला रहे हैं, बिल तो वही है। जरूरत क्या पड़ गई थी कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर जी राम जी कर दिया जाए। भाई, गांधी जी के भी जब गोली लगी थी तो मरते वक्त उनके मुंह पे आखिरी नाम हे राम ही था, तो कोई राम विरोधी तो थे नहीं। गांधी से ज़्यादा कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था। गांधी जी को जब हम लोग पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं MA BA क्लासेस में, तो एक सवाल आया करता था एक्सप्लेन करने के लिए कि गांधी लिबरलाइज्ड रिलीजन एंड स्पिरिचुअलाइज्ड पॉलिटिक्स, धर्म को उदार बनाया और राजनीति में आध्यात्म को लाया। तो इससे बढ़िया व्यक्ति देश में कोई न पैदा हुआ न पैदा होगा। इसके बावजूद उनके नाम से अगर बीजेपी को चिढ़ है तो ये आश्चर्य की बात है और आलोचना की बात। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। संसद की गरिमा और नियमों को लेकर एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि लोकसभा के भीतर ई सिगरेट को लेकर उठा विवाद अब बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधे टकराव में बदलता दिखा। मामला तब शुरू हुआ जब बीते दिनों बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की कि एक टीएमसी सांसद संसद के अंदर ई सिगरेट पीते हुए पाए गए। स्पीकर ने मामले की जांच का आश्वासन देकर उस वक्त सदन का माहौल फिलहाल शांत करा दिया था, लेकिन अब इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी फिलहाल साझा किया है, जिसमें टीएमसी सांसद पर संसद के भीतर वेपिंग करने का आरोप लगा है। कोई और नहीं बल्कि ये कीर्ति आजाद है। मालवीय ने वीडियो शेयर करते हुए बेहद तीखी टिप्पणी की है और सवाल उठाया कि क्या संसद के नियम कानून कुछ लोगों के लिए बेमानी हो चुके हैं। अमित मालवीय ने लिखा है कि कीर्ति आजाद जैसे लोगों को नियमों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद ने सदन के अंदर हथेली में ई सिगरेट छिपा कर रखी और उसका इस्तेमाल किया। मालवीय ने यह भी कहा है कि भले ही धूम्रपान करना अपने आप में गैर कानूनी ना हो, लेकिन संसद के भीतर इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल किया है कि उन्हें अपने संसद और संसद के इस कथित गलत व्यवहार पर सफाई देनी चाहिए। बीजेपी नेता द्वारा साझा किया गया ये वीडियो करीब 35 सेकंड का है। वीडियो में कीर्ति आजाद लोकसभा के भीतर अपनी सीट पर बैठे नजर आते हैं। वीडियो के एक हिस्से में वे अपने दाहिने हाथ के पास ऊपर लेके जाते हुए दिखते हैं और उसके बाद 5 सेकंड तक हाथ वहीं रहता है। बीजेपी का दावा है कि ये इशारा ई सिगरेट पीने का है। हालांकि वीडियो में ना तो ई सिगरेट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और ना ही धुएं का कोई गुबार नजर आ रहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। टीएमसी समर्थकों का यह कहना है कि ये वीडियो महज अनुमान और आरोपों पर आधारित है। फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, आपको बता रहे हैं कि धूम्रपान को लेकर ये मामला काफी बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके बाद आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो लगातार यहाँ पर सामने आ रही, जिसके बाद कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो फिलहाल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि सेना पर सवाल जो यहाँ पर खड़ा किया गया, जिसके बाद देश शर्मसार हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज के द्वारा
जिस तरीके की टिप्पणी यहाँ पर की गई है वो अपने आप में सवाल खड़ा कर रही है। ऐसे में जिस देश में बहस उसने छेड़ दी है। चौहान का यह कहना है कि ऑपरेशन के पहले दिन भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से हारी और 7 मई को हुई हवाई लड़ाई में भारतीय विमानों को मार गिराया गया। उनके मुताबिक एयरफोर्स पूरी तरीके से जमीन पर थी और कोई विमान नहीं उड़ा। उन्होंने कहा कि अगर ग्वालियर, बठिंडा या सिरसा में कोई विमान उड़ता तो पाकिस्तान उसे मार गिराता। ये खतरा बना हुआ था। पृथ्वीराज ने आगे कहा कि ऑपरेशन में सिर्फ हवाई और मिसाइल युद्ध हुआ और जमीन पर सेना की कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भविष्य में भी युद्ध ऐसे ही लड़े जाएंगे, तो क्या देश को 12 लाख सैनिकों की इतनी बड़ी सेना की जरूरत है भी क्या। इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भाजपा सांसद जगदम्बिका पॉल ने कहा कि पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान को लेकर सेना के शौर्य पर जले पर नमक छिड़कना जैसा बताया। पॉल ने कहा है कि पृथ्वीराज और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन पृथ्वीराज ने कहा कि वे अपने बयान पर कायम है और माफी नहीं मानेंगे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पृथ्वीराज पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और ये सेना का अपमान है। इस पर पृथ्वीराज ने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। देश की सेना और राजनीतिक बयानबाजी के बीच ये विवाद अभी और गहराता हुआ दिखाई दिया है। हार गए थे, हमारा एक भी प्लेन जो है वो फ्लाई नहीं कर पाया था क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा एक प्लेन गिरा दिया था। ये बयान जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम को देखा, जिस तरह से पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर के लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, पूरी दुनिया के लोगों ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर का लोहा माना है। और आज भारत का कोई नागरिक, वो भी कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, उनका ये बयान भारत की सेना के शौर्य पे जले के नमक छिड़कने जैसा हो रहा है। और उनकी पार्टी का चेहरा और उनके नेता का कि आज जब पूरी देश की जनता खड़ी थी, देश के लोग खड़े थे सेना के साथ, और उस पर इस तरह का बयान दे करके मुझे लगता है कि निश्चित तौर से उन्होंने देश को शर्मसार किया है और भारत की सेना का अपमान किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, और नहीं तो देश की जनता उनको समझ चुकी है। सर, कांग्रेस पार्टी तो 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। पण कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। उत्तर प्रदेश के शामली में तिहरे हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ। बता दें आपको कि गांव गड़ी दौलत में सामने आया तिहरा हत्याकांड इंसानियत को शर्मसार करने वाला रहा। आरोपी पिता फारूक ने कथित इज्जत के नाम पर अपनी पत्नी ताहिरा और 2 मासूम बेटियों को उनकी हत्या कर दी। वारदात की क्रूरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बड़ी बेटी की एक आंख बाहर निकली थी, जबकि मौके से खून से सना हुआ मोटा डंडा बरामद हुआ। आशंका है कि उसी डंडे से बच्ची की आंख फोड़ी गई होगी। पूछताछ में यह पता चला है कि बिना बुरके मायके जाने से वो नाराज था, इसलिए उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पूछताछ में फारूक ने कबूल कर लिया है कि उसने 10 दिसंबर की रात करीब 9 से 10 बजे के बीच इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। उसने सबसे पहले पत्नी और बड़ी बेटी को गोली मारी, छोटी बेटी को गला दबाकर मौत की घाट उतार दिया। हत्या के बाद तीनों शवों को घर के आंगन में बने 7 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। उसके ऊपर ईंटों का फर्श बिछा दिया। पुलिस के अनुसार ताहिरा बिना बुरके पहने मायके चली गई थी, इससे फारूक नाराज हो गया था। उसने पूछताछ में बताया कि शादी के बाद से वह पत्नी को हमेशा पर्दे में रखता था। उसके अनुसार बिना बुरके के बाहर जाने से उसकी इज्जत खराब हो गई थी और इसी गुस्से में उसने पत्नी की हत्या कर दी। मां की हत्या होते देख दोनों बेटियां मौके से डरी हुई महसूस कर रही थी, लेकिन मौका देखकर उस बाप ने उन बेटियों को भी मार डाला। मृतका के पिता अमीर ने बताया कि फारूक आए दिन बेटी को परेशान करता था। इसको लेकर मायके और ससुराल पक्ष के बीच 10 से अधिक बार पंचायतें हुई, लेकिन हर बार सामाजिक शर्म के कारण बेटी को वापस भेज दिया गया। अमीर का यह कहना है कि अगर उन्हें अंदेशा होता तो वह कभी बेटी को वापस नहीं भेजते। एसपी ने बताया कि आरोपी ने 3000 रुपए में तमंचा खरीदने की बात स्वीकार कर ली है। फिलहाल उसने सप्लायर का नाम नहीं बताया है, जिसके बाद लगातार पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। आज सांग लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव बड़ी दौलत है, वहां के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज अंगेरू, हमारे SHO कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक
जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे, उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूंकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी, इसको लेकर हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मुझे मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई हो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई, हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई, हमने धड़ा दबा के उसकी भी हत्या कर दी। और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे, जो 2 बेटे की बेटी थी, वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती है, क्योंकि पूर्व में वो अपने मैके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ वहीं होगी इस समय, तो उन्होंने बहुत पूछताछ नहीं की। आज हमारी पुलिस ने, क्षेत्राधिकारी कहराना, हमारे ASP साहब से उन्होंने बातचीत मुझसे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस को मौके पे लाके डेड बॉडी बरामद करा दी, डेड बॉडी निकल चुकी है इसमें। हम लोग डेड बॉडी को PM के लिए भिजवा रहे हैं और फारूक हमारे हिरासत, उससे हमारी डिटेल और पूछताछ हो रही है। उसने पूरी घटना का करना स्वीकार किया है। उसके फादर जो दाऊद है, उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इसने कारित की है, इसलिए मैंने प्रधान। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। कर्णावती में बुधवार को 10 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने के बाद हड़कंप मच गया। बता दें कि हालांकि पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गई थी। एहतियात के तौर पर पुलिस विभाग ने स्कूलों में जांच की। अहमदाबाद शहर के कुछ स्कूलों को आज ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बम स्क्वाड ने तुरंत जांच शुरू कर दी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां स्कूल के पास तैनात कर दी गई हैं। स्टूडेंट और स्टाफ को तुरंत बाहर निकाला गया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने बताया कि शहर के 3 स्कूलों को आज ईमेल से बम की धमकी मिली थी। बम की धमकी के बाद संबंधित स्कूलों में पुलिस टीमें तैनात हुई। पुलिस टीमें संबंधित स्कूलों में जांच कर रही हैं। धमकी भरे ईमेल में क्या था? स्कूलों को भेजे गए ईमेल में बम धमाके की धमकी दी गई। ईमेल में आगे लिखा था कि कर्णावती धमाका ब्लास्ट स्कूल से साबरमती जेल तक। इसके साथ ही ईमेल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लॉरेंस बिश्नोई को निशाना बनाने की भी धमकी दी गई। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। यह घटना गुजरात हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिलने के कुछ महीनों बाद घटी है, जो बाद में फर्जी साबित हुई थी। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और खोजी कुत्तों की मदद से अदालत परिसर की गहन तलाशी ली थी, लेकिन कार्रवाई में कोई बाधा नहीं डाली गई, कोई संदिग्ध वस्तु भी नहीं मिली। पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मोहाली के लाडलू में आपको बता दें कि पुलिस एनकाउंटर हुआ 2 दिन पहले मोहाली के सोहाना क्षेत्र के सेक्टर 82 स्थित मैदान में सोमवार शाम मशहूर कबड्डी प्रमोटर और खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह राणा की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस लगातार हमलावरों की तलाश कर रही थी। बताया गया है कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स मोहाली ने एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश को ढेर कर दिया। बदमाश राणा बिचौलिया की हत्या में शामिल था। इसी बीच मुठभेड़ में 2 पुलिस मुलाजिमों को गोली लग गई है। घायल कर्मचारियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस घटनास्थल पर जांच कर रही है। शूटर की पहचान हरपिंदर सिंह के रूप में हुई है।